जय हिंद साथियों। देखिए, बीपीएससी एडीओ को ध्यान में रखते हुए हम आज बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी को चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इसमें लगभग 12 से 13 चैप्टर आपको इंक्लूड किया गया है, यानी जितने भी आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है उन सभी चैप्टर को हम कवर किए हैं। तो आज हम बायोलॉजी को चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला चैप्टर होगा पाचन तंत्र। पहला चैप्टर आपका है पाचन तंत्र। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये आपका छोटी हाथ में होती है, यानी मानव के अधिकांश पाचन किस भाग में होते हैं, तो छोटी आंत में होते हैं। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि करवाहट के लिए मानव का जीभ संवेदनशील भाग है। तो ये आपका पीछे का भाग। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो ये ध्यान रखना है, स्टार्च के पाचन में आपका लार जो है वो सहयोग करते हैं। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम है। तो ये आपका एमाइलेज। ऑप्शन बी होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है और ये आपका एक रिवाइजिंग क्लास है, इसीलिए क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे। आपका कथन ये है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है। आर है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये गलत है। यकृत जो है कोई भी आपका पाचक एंजाइम जो है वो स्रावित नहीं करते हैं। तो आपका आर गलत हो गया, ये सही है। तो कौन होगा? ऑप्शन सी होगा आपका। ये सही है, आपका आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल किस अंग से स्रावित होती है। ये होता है आपका अमाशय से। अमाशय से आपका यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। क्या है? कैटलिस्ट है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या है। अब देखिए कितने एग्जाम में प्रश्न पूछा है, एंजाइम मूलतः क्या है। तो मूलतः एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन है। ऑप्शन क्या होगा? आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या होगा? आपका प्रोटीन। ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, यानी तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ये है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? तो वो आप यानी इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, तो उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, वे जैव उत्प्रेरक है। बिल्कुल सही है। दूसरा, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने में प्रेरित करता है, यानी कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने में सहयोग करते हैं। कौन सा एंजाइम है? तो याद रखिएगा, ये है आपका जाइमेज। कौन सा एंजाइम है? जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने में प्रेरित करता है, सहायता करते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यानी किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होता है। तो आपको याद ही होगा किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा देखा जाए, आपका होगा यूरिया। क्या होगा? आपका यूरिया होगा। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, यानी देखो पित्त अम्ल होता है और लैपिज्म होता है। पेप्सी में प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपका इससे 1 और 2 होगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 2। क्या होगा? केवल 1 और
2 होगा आपका, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, यानी एंजाइम लाइपेज जो है वह कहाँ से स्रावित होते हैं, ये आपका होता है अग्नाशय से, अग्नाशय से, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। देखो इसमें आपका हो जाएगा गैस्ट्रीन, देखिए पेप्सिन है, टॉलिन है, ट्रिप्सिन है, लेकिन गैस्ट्रीन जो है यह मानव तंत्र का पाचक एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, तो ये आपका होता है अमाशय से, अमाशय से आपका प्रोटीन का पाचन जो है वो आरंभ होता है, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, यानी कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, तो ये आपका पेप्सिन, ऑप्शन ए होगा। और ध्यान रखिएगा आपके बीपीएससी एग्जाम में खास करके आपका एंजाइम से प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका जितने भी बीपीएससी का बायोलॉजी का फेवरेट चैप्टर है उन्हीं को हम शामिल किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, यानी छोटी आंत में छोड़ा जाता है, तो ये आपका सही है। तो ए आपका गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए आपका गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी होगा, ए सही है, आर गलत है। क्या होगा, ए सही है, आर गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ये आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो क्वेश्चन वही है, भाषा आपका चेंज है, ठीक है। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का यानी कैटलिस्ट का काम करता है, तो याद रखना ये आपका क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, ये आपका हो जाएगा वृद्धांत यानी बड़ी, देखिए एक होता है आपका छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत, तो जो आपका पूंछ होते हैं वो आपका वृद्धांत यानी बड़ी आंत का ही भाग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका है अभिकथन ए है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्वान रहता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, ए और आर तो सही है लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन आपका है एंजाइम और उसके कार्य को सही जोड़े का चयन कीजिए। एक साइड दिया आपका एंजाइम, दूसरी साइड इसका कार्य दिया है, तो देखो इसका ऑप्शन बी सही है, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2, इसका होगा आपका कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए इसका प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए ए में दिया टॉलिन क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करते हैं, तो प्रोटीन के पाचन करते हैं। और रेनिन का आपका हो जाएगा 1 और ऑक्सीटोसिन का आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन वाला 5 हो जाएगा। तो उसको मिलान कीजिएगा तो आपका होगा 2 1 सॉरी ए का 2 है और बी का 3 है, सॉरी 2 3 1 5, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है, इसमें भी आपको मिलान करना है। एक से आपका देखिए विटामिन है, तो इसमें विटामिन कौन सा है, तो कैरोटीन क्या है, एक विटामिन है। और ये केरेटिन क्या है, तो ये प्रोटीन है, केरेटिन प्रोटीन है, कैरोटीन विटामिन है। पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। और आपका टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपका हार्मोन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3 2 1 4 3
किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन आपका है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो ये बनता है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन सी होगा। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है, यानी शरीर में जो आपका अतिरिक्त ग्लूकोज होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के कहाँ पर जमा होता है, तो ये होता है आपका ध्यान रखना, यानी ये आपका जमा होता है यकृत में। कहाँ जमा होता है, यकृत में आपका जमा होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। यानी शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर जमा होता है, तो यकृत में होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती, अब ये पढ़े थे कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होते हैं। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10 दिन से अधिक दिन आप उपवास करेंगे तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में पत्थर जो बन जाते हैं वो पत्थर का आपका किसके पाचन में प्रभावित करता है, किसके पाचन में रुकावट डालते हैं, तो याद रखना वसा के पाचन में रुकावट डालते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, वसा के पाचन में रुकावट डालते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है आपका यकृत। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। देखो पित्त जो आपका ये यकृत से निकलता है, ध्यान रखना, यकृत से स्रावित होता है, लेकिन ये आपका पित्ताशय में जाकर जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जाकर जमा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो ये आपका यकृत में होता है, लेकिन यह जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। ध्यान रखना, आपको पूछे कि पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होते हैं, लेकिन यह स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत से। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा यह क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये 3 आपका कथन दिया, ये कह रहा 3 कथन किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये अग्नाशय के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। वसीय अम्लों की मौजूदगी में की अनुक्रिया के रूप में शुद्रांश से एंटोरोस्ट्रोन उत्पन्न होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला चैप्टर ही यहाँ से आपका शोषण तंत्र आपका प्रारंभ होता है। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर शोषण तंत्र आपका प्रारंभ होता है। चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में शोषण होता है, तो आपका होगा ऑप्शन डी, फुसफुस यानी फेफड़ा द्वारा। आपका अगला है कि शोषण क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शोषण के दौरान किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका होगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, इसका क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले होगा फुफ्फुस के द्वारा, फिर आपका होगा रक्त के द्वारा, थर्ड होगा आपका उत्तक के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी होगा 213। आपका अगला है कि फेफड़े में गैसीय विनिमय का स्थल है, यानी फेफड़े में कहाँ से पर गैस का आदान प्रदान होता है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोली।
ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगा। आप समझ सकते हैं जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो कम मिले तो क्या होता है, सांस बढ़ जाती है, यानी सांस तेजी से चलने लगती है, यानी क्या होगा, श्वास की गति क्या होगा, बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। सिंपल याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करती है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, तो एटीपी से एडीपी फॉर्म में। जब एटीपी से एडीपी फॉर्म में परिवर्तित होती है उस समय ऊर्जा अधिकतम मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के फॉर्म में। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वायु शोषण। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विखंडित होता है। ये गलत है क्योंकि यहाँ 4 नहीं होता, 3 होता है, ठीक है, तो आपका गलत है। सेकंड है ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। क्या करें, ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन के अभाव है, तो उस केस में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में बदलती है। लेकिन पूर्णतः यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित ही रहे, बिल्कुल भी ना हो, तो उस समय पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होती है। ये दोनों आपका अलग अलग चीज है, तो आपका 2 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, तो आपका होगा फेफड़ा। ऑप्शन बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला चैप्टर है परिसंचरण तंत्र। इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। और जो लवेरिया होते हैं, ठीक है, जो प्यार में पड़े रहते हैं उसका 100 बार भी धड़क सकता है, ठीक है, ये इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतः 72 बार धड़कते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हृदय कब आराम करता है। तो दो धड़कनों के बीच में जो समय मिलता है उसी समय ही हृदय आराम करता है, नहीं तो हृदय आराम करने लगे तो व्यक्ति बचेगा ही नहीं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। कौन सा लक्षण है जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। देखो, सीने में दर्द, पसीने और जी पचलाना, बाह में दर्द एवं झंझाहट आना, ये सभी है, लेकिन टांगों में दर्द ये इसका लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा हृदयघात यानी हार्ट अटैक का सटीक लक्षण है। हार्ट अटैक का कौन सा सटीक लक्षण है, तो जी मिचमिचाना, सिर का दर्द नहीं होगा, सिर का दर्द से इसमें मतलब नहीं है। सीने में दर्द, तेज पसीना आना, तो आपका होगा 1 to 4 किसमें, ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है किसमें, तो इसका होगा आपका जो उपजती है मस्तिष्क रुधिर न हृदय में, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई यानी हाथ में जो नाड़ी डॉक्टर चेक करते हैं वो स्पंदन करती है किस कारण से, तो हृदय से तेज, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र होकर के नहीं, देखो हृदय के बराबर है, ठीक है, जैसे हृदय धड़कते हैं वैसे ही नाड़ी भी धड़कते हैं हाथ का, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। ये होता है आपका 5 से 6 लीटर, ठीक है। यदि आप स्वस्थ है तो आपका शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। आपका अगला है कि रक्त
रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन से रक्त के संचरण में मदद करता है, तो ये आपका एंथ्रियोसाइट, ऑप्शन सी होगा एंथ्रियोसाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन ये मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हीमोग्लोबिन बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, तो आपको पता ही होगा ब्लड का यदि पीएच मान देखा जाए तो क्या था, 7.4 होता है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, 7 से अधिक है तो ये अम्लीय कैसे होगा, ये क्षारीय होता है। तो सी ही आपका गलत है। डी है, यह ऊतकों से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाते, ये भी सही है। तो कारण कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सही नहीं, सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है अम्लीय जबकि क्षारीय होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कर्णिकाएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कथन को कूट के साथ उत्तर दीजिए। देखते हैं। पहला है, इसमें लौह होता है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो देखो इसमें क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है आरबीसी के बारे में, ठीक है, इतना समझिए। क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आरबीसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आरबीसी के बारे में आपका 1, 2, 4 सही है, ठीक है, 1, 2, 4 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका है, हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड तो होगा नहीं, यह रक्त को लाल प्रदान करता है, ये भी सही है। आपका वही क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 किस में है, ऑप्शन डी में है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, इस सबको पता होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। अब देखो इसमें आपको कहीं भी आपको हीमोग्लोबिन नहीं दिख रहा है, तो मायोग्लोबिन में भी आपका आयरन होता है, मायोग्लोबिन में भी क्या होता है, आयरन होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो अभी हम लोग देखे थे क्या होती है, आयरन होती है, लोहा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो ये होगा आपका केचुआ। किसमें होगा, केचुआ में आपको पता होगा ब्लड इसमें नहीं होता है। आपका अगला है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का रंग होता है, क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या है। तो सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक करते हैं या खड़े होकर सहायता करते हैं, ना क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर, तो क्या होगा, 120/80 होता है, क्या होते हैं, 120/80 होता है, ठीक है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है यह 120 क्या है और ये 80 क्या है, ठीक है। इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। 120/80 जो है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछता है, तो याद रखना 120 जो है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जो आपका 80 जो है उसको बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो SP/DP याद रखो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन यही है, देखो यहाँ कर रहा है आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, तो सिस्टोलिक में क्या होगा, 120 होगा जो ऊपर होता है, और डायस्टोलिक में क्या होगा, आपका 80 होगा जो नीचे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है, तो आपको याद होगा स्फेगनोमीटर से हम क्या करते हैं, तो रक्त को मापते हैं, सो रक्त को नहीं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फेगनोमीटर से। नेक्स्ट का है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 Hg है, तो इसका उल्लेख में Hg क्या है, तो पारा है मरकरी, ऑप्शन बी होगा।
आपका अगला है कि जब व्यक्ति वृद्ध होते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है। तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, बुढ़ापा आता है, तो बीपी क्या होता है, बढ़ जाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे 4 व्यक्तियों का रक्त दाब यानी प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मान दिया गया है। श्रीमती एक्स, श्री एक्स, श्री वाई, श्रीमती वाई। करा निम्नलिखित में से किसका रक्त दाब सामान्य है, किसका नॉर्मल है। तो हम लोग देखें 120 बाय क्या होता है, 80 होता है नॉर्मल। 120 बाय 80 क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो श्री वाई का क्या है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, श्री वाई। आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह हमारे शरीर में रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर होता है। अब देखो कह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर जो होता है तो वायुमंडल के दाब से कम होता है, वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है आपका, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, रक्त समूह का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। अब विलियम हार्वे क्या किया था, तो यह परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे। ठीक है, और कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप का खोज किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से, ये बंदर से। ठीक है, आरएच फैक्टर का जो खोज किया गया था तो वो बंदर से खोज किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न रक्त वर्ग में सर्वदाता कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ होता है। ठीक, वो होता क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है किसमें, ओ में, इसीलिए यह सर्वदाता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगला आपका देखो क्या है, अगला कड़ा आपका मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ ग्रुप होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी हम सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि तो ए बी जो है ये क्या है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और ओ जो होता है ओ ग्रुप ब्लड, ओ माइनस, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, कोई भी एंटीजन नहीं होता किसमें, ओ ग्रुप में, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में, इसलिए वो ब्लड किसी से भी ले सकता है। आपका अगला है, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन है तो अच्छा तो होगा ही। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ए है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकित्सा रक्तदान की सलाह देता है, यानी ब्लड चढ़ाने के लिए उस पर सलाह देते हैं। उससे संबंधित को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार है। अब देखिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप आपका ए है, उसका दुर्घटना हो गया, अब उसको ब्लड देना है, तो कौन ब्लड दे सकता है, तो देखो पुत्र है जिसका देखो ग्रुप क्या है, ए है, तो ए वाला को दे ही सकता है, अब पता है। और वो जो है वो किसी को भी दे सकता है, तो पत्नी ये भी दे सकते हैं, और देखो वो यहाँ भी है तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं दे सकते हैं, समझ गए ना। ए वाले तो दे ही सकते हैं और ओ वाले तो सबको ब्लड देता है, तो ये भी होगा। तो आपका होगा 134 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान यानी ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। अब देखिए ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, उसका सड़क दुर्घटना हो जाए, अब उसको रक्त देना है, तो लेकिन उतना समय नहीं है कि किसी का हम ब्लड क्या करें, चेक करें। तो करें निम्नलिखित से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, ओ माइनस, क्योंकि ओ माइनस किसी को भी ब्लड हम दे सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जांच करने की मतलब ही नहीं, जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो ओ नेगेटिव आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। देखो ये आपका ना, देखो ये आरएस और यूपी से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा कर क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, लैंग्वेज घुमा दिया। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, यानी किसका ये कौन सा ब्लड है उसको हम दे सकते हैं सुरक्षित रूप से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप
ओ आर एच माइनस, ठीक है, ओ आर एच माइनस उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि ओ निगेटिव जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त समूह ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, दूसरा का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त समूह ए पॉजिटिव, दूसरा का बी पॉजिटिव, तीसरा का ओ पॉजिटिव है। तो करा गोद लिया हुआ पुत्र का ब्लड ग्रुप कौन सा है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए पति पत्नी में आपको दिया है ब्लड ग्रुप पति पत्नी का, तो एक का आपका दिया है ए बी, दूसरा का दिया आपका ओ। अब देखो ए बी और ओ से कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकता है, तो आप देखिए इसमें आपका आएगा आई ए आई बी, इसमें आपका आता है याद होगा आई ओ आई ओ। अब देखो ये दोनों से मिलाएगा आई ए आई ओ, तो आपका बन जाएगा ए ग्रुप, और आई बी और आई ओ बनेगा तो यह बनेगा आपका बी ग्रुप। तो यानी इसमें आपका ना ए और बी ग्रुप ही बन सकता है। यानी यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पत्नी माता का ब्लड ग्रुप आपका ओ है, तो उसके पुत्र का ब्लड ग्रुप आपका ए और बी ही हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। तो अगर गोद लिया हुआ पुत्र का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो ओ वाला होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ओ पॉजिटिव। ये यूपीएससी क्वेश्चन है 2011 का। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ओ है, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा होगा। तो सिंपल है, देखो ए है और ओ है, तो ए में आपका होगा आई ए आई ओ, इसमें होगा आपका आई ओ, इस दोनों को मिलाएंगे तो आपका ए ग्रुप बन जाएगा और इसको मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, इसमें सिर्फ आपका ए बनेगा और ओ बनेगा। आपका क्या बनेगा, इसमें ए बनेगा और ओ बनेगा। तो ए तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा केवल ओ, क्योंकि ए इसमें ए आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, ए नहीं दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि इसमें भी संगत होना चाहिए। यानी जब ब्लड चढ़ा रहे हैं किसी पर, तो करा से ब्लड ग्रुप नहीं मिलना चाहिए, उसमें और क्या मिलना चाहिए, तो आर एच फैक्टर, ठीक है, आर एच फैक्टर भी मिलना चाहिए, संगत होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो देखो ब्लड का पीएच मान ऐसे आपका लगभग 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। ये किस में आएगा, इस रेंज में आएगा, आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसे पदार्थ है जो क्या होगा, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट आपका है कि इनमें से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। सेम क्वेश्चन है, क्या होगा, वे प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। ये आपका कौन करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। वही होगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी विकसित करना। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी होगा। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा का शारीरिक संबंध है, तो किससे है, लिम्फोसाइट से है। ऑप्शन नंबर ए होगा, लिम्फोसाइट से। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। अब देखो करा इसमें बी कोशिका होता है और टी कोशिका जो है उसका करा सर्वोत्तम कौन सा व्याख्या करता है। ए में वे शरीर के प्रतिरक्षा निरोधक की तरह कार्य करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो
एक सेकेंड, ऑप्शन सी में देखिए, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह कार्य करते हैं, वे शरीर में रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो आपका ऑप्शन डी ज़्यादा सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा सही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की संयंत्रता का कारण क्या है, यानी विस्कोसिटी। मानव शरीर का संयंत्रता का कारण, सॉरी, मानव रक्त के संयंत्रता का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा में, नहीं, रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, तो आपका होगा रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव के श्वेत रक्त यानी WBC का व्यास होता है। ये रियर बाय आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन याद रखो तो ये ऑप्शन ए होगा 0.007 मिलीमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। यानी क्वेश्चन ये कर आपका कि WBC की यदि अत्यधिक मात्रा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लुकेमिया, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है, WBC के बढ़ जाने से क्या होते हैं? लुकेमिया होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC मुख्यतः बनती है। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसका विन्यास कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है, याद रखना। ठीक है, RBC नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है WBC का बनना और RBC का विनाश होना है। तो अभी आपको बताएं RBC का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं बनती है, तो ये बनती है आपका तिल्ली में, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखो, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में भी होता है और तिल्ली में भी होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा, तिल्ली और थाइमस ग्रंथि में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लिम्फोसाइट का निर्माण आपका तिल्ली, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में भी होता है। तो आपका ऑप्शन होगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट आपका है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। तो आपका होगा ऑप्शन सी, हृदय धमनियां। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शारीरिक प्रक्रम को थैम्ब्रिन का संबंध है? यानी किस शारीरिक प्रक्रम से थैम्ब्रिन का संबंध है? तो थैम्ब्रिन ये आपका रक्त जमाव में काम आते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में फैब्रोनोजिन को फैब्रिन में परिवर्तित करने वाले कौन सा एंजाइम है? ये आपका थॉम्ब्रिन है। क्या होगा? थॉम्ब्रिन जो है वो फैब्रोनोजिन को फैब्रिन में बदलते हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? तो लगभग 90% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में आपका जल जो है लगभग 90% होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कटे स्थान से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ये भी सही है, यानी इसका व्याख्या भी सही कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से मात्रा में पेशाब करता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य है वो एक दिन में कितने लीटर पेशाब करते हैं? तो लगभग 1.5 लीटर, यानी लगभग 1.5 लीटर एक मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करते हैं। आपका ऑप्शन ए होगा। और पेशाब का पीएच मान याद रखिएगा, ये लगभग आपका 6 होता है। ठीक है, पेशाब का पीएच मान लगभग 6 होता है, यानी अम्लीय होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हम यूरोक्रोम। यानी मानव मूत्र पीला क्यों होते हैं? तो यूरोक्रोम के कारण होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो वो है आपका ब्रिक यानी किडनी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा सही है? निम्न से कौन सा कथन आपका सही है? आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सभी रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होते हैं। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट है करा यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है, यानी रक्त से अलग होता है? तो याद रखना गुर्दा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? मानव में गुर्दा जो है वो किस प्रणाली का अंग है? ये आपका होगा एक्सक्रिएशन। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला है कि ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होते हैं। ये होता है आपका लगभग 1200 सीसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1200 सीसी। नेक्स्ट का क्वेश्चन है जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, इसमें पूछ रहा है मानव गुर्दे का कौन सा कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करना, ये तो है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये इसका काम नहीं है। आपको पता होगा इसका काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये आपका गुर्दा का काम नहीं है, बाकी सभी काम इसका है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव ब्रिक अस्मरी यानी किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं पथरी। ठीक है, तो मानव ब्रिक में जो स्टोन बनते हैं तो पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मतलब सिंपल आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मानव के ब्रिक में जो स्टोन बनते हैं यानी जिसको हम लोग आम भाषा में पत्थर बोलते हैं, तो वो किसका बना होता है? ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, यानी पथरी जिसको बोलते हैं अपने आम भाषा में, तो पथरी आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो पथरी अभी आपको पता है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो देखो पसीने के रूप में जो तत्व उत्सर्जित होते हैं वो आपका है यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, तो ये सभी आपका पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। तो मैग्नीशियम और जिंक दोनों है, इसलिए आपका ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। आपका अगला चैप्टर ही है तंत्रिका तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? यानी मनुष्य के कपाल में कितने तंत्रिकाएं कोशिका पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि केशरक्ष रज्जु यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ये आपका होगा 31 जोड़ी। अब देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क जो है वो किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? देखिए, ये सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ये सभी कार्य करते हैं कौन? मस्तिष्क। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। फर्स्ट है
कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, अभी हम लोग देखे थे, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 एंड 2 दोनों, 1 एंड 2 दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है आपका स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड होता है। अब देखेंगे यदि आप कहीं भी थोड़ा सा आग से जल जाते हैं, ठीक है, या आग से आप यानी टच कर जाते हैं, तो आप हाथ या पैर पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। चाहे आपके पैर में कांटे जब गड़ जाते हैं तो आपको क्या करता है, पैर खींच लेते पीछे। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन वो किसके द्वारा होता है, नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो ये आपका स्पाइनल कोड के द्वारा ये नियंत्रित होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है, देखिए आपका क्वेश्चन आ ही गया, कराए सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सॉरी, आपका ये अलग क्वेश्चन है। सुई चुभने पर कराए निम्न से कौन सा अंग जो है कराए उसमें दर्द नहीं करेगा? तो ये मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सोचने की क्षमता कहाँ होती है? तो देखो क्वेश्चन आपका ये है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होती है आपका सेरिब्रम में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपना दोनों ऑप्शन आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होता है आपका सेरिब्रम में। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सॉरी, आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेम क्वेश्चन क्या होगा? सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो देखो भूख, प्यास, ताप ये सभी नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, भूख, प्यास, सभी, घृणा, सभी को नियंत्रित करता है आपका कौन? हाइपोथैलेमस। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा था, 2019 में पूछा, लगातार ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो न ही जाड़े में घटते हैं और न ही गर्मियों में बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समतापी होते हैं मानव, ठीक है। तो मानव में जाड़ों में न इसका तापमान घटते शरीर का, न ही गर्मियों में इसका तापमान बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, यानी कांस्टेंट रहते हैं। आपका अगला है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, तो ये तो आप पढ़ते होंगे 37 डिग्री सी होता है, ठीक है। अब इसी को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये आपका आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या आएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। अब देखिए ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको देखो 98 यहाँ भी है, 98 यहाँ भी है, तो जब तक आपका पूरा याद नहीं रहेगा तब नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपको 37 डिग्री सी पता है तो आप एक फार्मूला को यूज करके फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, जरूरी है कि सब में याद रखना, ठीक है। तो F माइनस 32/180 बराबर C/100 करके आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं इस फार्मूला को यूज करके, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सी में कितना होता है? तो ये आपका आता है 37 डिग्री सी, और इसको आप केल्विन बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं, नहीं तो एक आप याद रखेंगे, दोनों में आप बदल सकते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियंत्रण केंद्र होता है? निगरण और उल्टी का नियंत्रण केंद्र होता है, तो ये होता है आपका मेडुला ऑब्लेंगा। कौन होते हैं? मेडुला ऑब्लेंगा, ठीक है। ये आपका एस यानी यूपीएससी एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका अगला चैप्टर यहाँ से अंतःस्रावी तंत्र चले देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मनुष्य शरीर में कौन सा ग्रंथि वाहिनीहीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये है आपका प्यूटरी ग्रंथि, और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीयूष यानी प्यूटरी ग्रंथि स्थित होते हैं कहाँ, तो स्थित ये आपका मस्तिष्क में स्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये आपका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। ये आपका अंडाशय है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन सी कोशिका है जो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। तो ये आपका होगा लेडिंग की कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। देखिए सूची 1 में ग्रंथि दिया है, सूची 2 में इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स दिया है। ठीक है सॉरी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि ये क्या है, इसको बोलते हैं हम वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो आपका बी का क्या होगा, 3 हो जाएगा। बी का 3 देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है। ए में क्या है, जनन ग्रंथि, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये का आपका 2 होगा। तो ये भी इसमें भी है, इसमें है। अब देखिए जब तक इसमें 3 आपको पता नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आपको पता होगा इंसुलिन कहाँ से निकलते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। तो आपका सी का 1 हो जाएगा। देखिए सी का 1 हो जाएगा। तो अब पता चला मुझे ऑप्शन सी होगा। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन है, जब तक आपका 3 मैच नहीं पता है तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो हार्मोन है। किसके द्वारा होता है, तो इस हार्मोन का नाम है एडीएच। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, एक साइड दिया आपको हार्मोन, दूसरी साइड दिया है आपका स्रावित ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए इसमें ये देखना है कि किस ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन ये आपका महिला सेक्स हार्मोन। तो आपका होगा सॉरी गर्भाशय, महिला के गर्भाशय निकलते हैं आपका प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये आपका पुरुष के वृषण से निकलते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन। तो आपका 4 हो जाएगा बी का। थायरॉक्सिन क्या होगा, थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। फिर आपका इंसुलिन आपका अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। तो आपका क्या होगा 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपका, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसी परिस्थिति कौन उत्पन्न करते हैं, तो अग्नाशय का हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा। अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो क्या होगा। अब ऑप्शन देखिए, इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे। आपको पता होगा अग्नाशय से ही इंसुलिन निकलते हैं, तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेंगे जब खराब हो जाएगा आपका अग्नाशय। तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं आया है लेकिन आपका आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये आपका सिक्रीटिन। कौन सा है, सिक्रीटिन। ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन डी होगा। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। कहाँ से निकलती है, तो अग्नाशय ग्रंथि से।
आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है करा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है तो ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है आपका इंसुलिन। तो आपका यानी सी और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन ई होगा एक से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है कि मधुसूदन यानी इंसुलिन मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है। इंसुलिन एक कौन सा हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन एक क्या है, पेप्टाइड है। यहाँ पर देखिए अलग तरह से ऑप्शन दिया है, तो इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है इंसुलिन होता है। अब देखो यहाँ पर फिर अलग तरह से ऑप्शन है, तो इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो पहले बता चुके आपको कि ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है कि मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है तो कहाँ से होते हैं, अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार से यह हार्मोन्स है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये कौन सा होगा, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये आपका है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया अलग अलग भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु होता है, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो ये होता है आपका जस्ता। ठीक है, इंसुलिन में कौन से धातु होते हैं, तो जस्ता होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, इसको आप स्टार लगाइएगा, हालांकि ये बीपीएससी ने बहुत पहले पूछ चुका है क्वेश्चन। तो क्या इंसुलिन प्राप्त होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना आपका। तो इंसुलिन क्या है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन क्या है, तो निंद्रा को नियंत्रित करते हैं। हमको निंद्र क्यों आता है, तो मेलाटोनिन के कारण। फिर आपका ऑक्सीटोसिन तो स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण होता है, बिल्कुल सही है। फिर आपका गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिन क्या दिया आपका, रक्तचाप का नियमन, ये आपका गलत है। ठीक है, रक्तचाप का नियमन आपका गैस्ट्रिन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है करा माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो ये करता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाते हैं, तो ये निभाता है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सा प्रोटीन नहीं है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो इसमें कह रहा है कैरोटीन तो है, फिर आपका फैब्रिन ये भी है, कैलोजन ये भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये आपका हार्मोन्स है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या है, ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है कि कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव करता है, तो ये कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ऑक्सीटोसिन क्या एक हार्मोन है, तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। और यहाँ पर कह रहा है कौन प्रोटीन नहीं है, तो ये ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा गाय और भैंस को थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाई जाती है। आप देखेंगे कि गाय को दूध देने के लिए सुई लगाते हैं, ये कौन सा सुई होता है, ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन की सुई, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दूध देने के प्रेरित करता है आपको कौन, ऑक्सीटोसिन।
आपका अगला है कि कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। तो फिर आपका यह क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है। ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन करा आपका कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन्स की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? आपका टाओ2, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कारण नीचे दिए गए कथन में दिया गया उसके बाद उसका कारण दिया गया, यानी दो आपका कथन और कारण दिया, इसमें बताना कौन सही है। कथन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होती है। आपको पता ही होगा आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? घेंघा रोग होती है। तो यानी ये भी सही है और ये भी सही है। और यानी कथन का ये कारण जो है इसका सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, तो कौन सी है? ये आपका है आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सी है? तो थायरॉक्सिन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है आपका 2001 में। ठीक है, तो रिपीट कर सकता है, ऐसा क्या? बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टीएसएच हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर मैच करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है? पहले एंड्रोलिन दिया है। तो एंड्रोलिन हार्मोन्स ऐसा है वो क्या करते हैं? तो क्रोध, भय, खतरा इसे आपको दिलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है एस्ट्रोजेन। तो एस्ट्रोजेन क्या है? यह एक स्त्री हार्मोन है। आपका ऑप्शन बी का क्या होगा? 3 होगा। फिर आपका इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, तो इंसुलिन का क्या होगा? आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इंसुलिन की कमी से ही आपका मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। फेरोमोन, इसका आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा होगा? तो आपका है 1342 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लरो और ऊरो हार्मोन्स कहलाता है। कौन सा हार्मोन लरो और ऊरो हार्मोन्स कहलाता है? तो ये आपका है एंड्रेलिन हार्मोन। कौन सा है? एंड्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम एंड्रेलिन हार्मोन को हम लरो और ऊरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाते हैं और उत्तेजना का अनुभव होता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाते हैं और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये आपका है एंड्रेलिन हार्मोन। कौन सी है? एंड्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये होता है आपका पुटिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है, ऑप्शन बी होगा। एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन्स है। आपका अगला क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है। महिला
सेक्स हार्मोन है तो ये कौन सा है? तो ये आपका है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? तो ये महिला सेक्स हार्मोन है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्न से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो आपका है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है करे स्त्रियों में रज्जु निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? रज्जु निवृत्ति होने के बाद किस हार्मोन्स का समाप्त हो जाता है? ठीक है, तो ये आपका है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपका ए और सी दोनों होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करा मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। पुरुषों की जनन ग्रंथियों प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये गलत है। ये पुरुष नहीं करती है, महिला करती है। ठीक है, तो ये आपका बी जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड है महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन महिला नहीं पुरुष करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है। फोर है प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों के समान तुलना में बहुत कम ही मात्रा में कार्टोसोल मोचित होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा 1 एंड 4 आपका सही है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। अब देखो ए में क्या दिया है? हार्मोन। इसमें देखना है कौन हार्मोन्स है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। एंजाइम लैपेज क्या है? एक एंजाइम है। तो आपका बी का 1 होगा। ठीक है, बी का 1 होगा। पॉलीएथीन क्या है? ये बहुलक है। क्या है? बहुलक है। तो आपका डी का 4 होगा। फिर इसका आपका ये हो जाएगा। तो देखा जाए तो कौन सा होगा? 2134 आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में से निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में से निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो ये करता है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन करते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन, इसी को बोलते हैं प्राउटो हार्मोन। आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको कथन दिया है और कारण दिया है। पहला है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, गलत है। मेलाटोनिन का उत्पादन आपका ये तीव्र प्रकाश में नहीं होता, जबकि ये आपका रात को अधिक होता है। ठीक है, तो आपका सेकेंड गलत है। सेकेंड गलत है, फर्स्ट आपका सही है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? आपका सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो ये आपका कीटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला चैप्टर है जनन एवं भ्रूणीय विकास। जनन एवं भ्रूणीय विकास, चलिए इसको देखते हैं। आपका इसका पहला क्वेश्चन है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होता है आपका अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम को निषेचित करता है? तो ये क्या होगा? डिम्बवाहिनी नली में, फॉलोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। यानी मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद भी मानव शुक्राणु कर अपनी निषेचन क्षमता
कितने समय के लिए वो क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से 2 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही नया टाइप का ये क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय कब तक स्पंदन करने लगता है। मानव भ्रूण का हृदय कब तक स्पंदन करने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा।